डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय उग्र राष्ट्रवाद पर चर्चा करूंगी। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम उसके प्रारंभिक 2 दशकों अर्थात 1885 से 1905 को देखें तो हमें यह पता चलता है कि इस कालावधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उदार विचार शैली का परिचय दिया है, जिसे हम उदार राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों को वास्तविकता की कसौटी पर हम परखते हैं तो हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि कांग्रेस की प्रार्थना पत्रों और प्रस्तावों की जो नीति थी उसका ब्रिटिश सरकार पर कोई असर नहीं हुआ था और कई प्रकार से भारतीयों का शोषण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जा रहा था। 1896 और 1900 के मध्य अकाल में 90 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1898 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित कर दिया गया था। 1899 में हम देखते हैं कि कोलकाता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया था। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। 1897 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए भारत से बाहर कर दिया गया था। हम यह भी देखते हैं कि लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचार संपादकों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जेल सजाएं भी दी गई थी। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय कानून से भारत के विश्वविद्यालयों पर बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण कायम कर लिया गया। इन सभी घटनाओं की परिणति यह हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए तरुण दल का उदय हुआ, जिनका विश्वास पुराने नेताओं के आदर्श और विरोध के नीतियों में नहीं था। इन्हें एंग्री यंग मैन की संज्ञा दी गई थी। इन लोगों का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से प्राप्त कर सकते हैं। उग्रवाद समर्थक नेताओं का यह विश्वास था कि मात्र निवेदन करने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उनका अधिकार प्रदान करने वाला नहीं है तथा संघर्ष के द्वारा ही स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। उग्रवाद समर्थक नेताओं के संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना को ही इतिहासकारों और विद्वानों ने उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा दी है। तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास का संदेश दिया और उनसे आग्रह किया कि वह भारतीय जनता के चरित्र व क्षमताओं पर भरोसा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की दुर्दशा का हल उनके अपने हाथों में ही है और इसके लिए उन्हें निर्भय और बलवान बनना होगा। अब आगे मैं विस्तार से उग्र राष्ट्रवाद के संदर्भ में चर्चा करूंगी, जिसमें मेरा यह प्रयास होगा कि हम उन कारणों को जान सकें जिसके कारण उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। साथ ही साथ उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति की जो नीति थी उसके क्या विशेषताएं रही थी, इस पर भी चर्चा करूंगी। अब यहाँ पे यदि हम उग्रवाद के उदय के कारणों के विषय में बात करते हैं कि उग्रवाद का किस कारण जो है उदय भारत में हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन की वास्तविकता का उजागर होना ये बहुत बड़ा एक कारण रहा था, जिसने भारत में उग्र राष्ट्रवाद को या उग्रवाद को जन्म देने का कारण बना था। 1892 से 1905 की अवधि में घटित घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरुद्ध एक व्यापक असंतोष की भावना का प्रचार और प्रसार हुआ था। भारतीयों के समक्ष ब्रिटिश शासन का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो गया था और भारतीयों ने समझ लिया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद ही एकमात्र स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास के विकास के विषय में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है
कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हम देखते हैं कि भारत राष्ट्रवादियों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में काफी वृद्धि हुई थी। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं और धर्म समाज सुधारकों ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना से अवगत करा दिया था। यहाँ पे यदि हम उग्रवाद के उदय के अन्य कारणों के विषय में बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बेरोजगारी में जो वृद्धि हुई थी, यह भी कहा जा सकता है कि उस समय उग्रवाद के उदय का कारण बना। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा की थी कि सरकार के सभी उच्च पद सामान्यतः अंग्रेजों को ही प्राप्त होने चाहिए, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय युवा वर्ग जो बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहा था, बहुत अधिक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी और उनके इस असंतोष ने ब्रिटिश सरकार की रंग भेद एवं पक्षपातपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनाक्रोश को उत्पन्न किया था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उस समय क्या थी। उससे हमारे समक्ष ये स्पष्ट होकर के आता है कि 1906 में इथोपिया के हाथों इटली की भयंकर हार हुई थी। 1905 में जापान, जो कि एक छोटा सा देश था, उसने रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया था। यही नहीं, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण, आयरलैंड, रूस, तुर्की, चीन, मिस्र के क्रांतिकारी आंदोलनों में भारतीयों में एक नए नवीन शक्ति और आत्मविश्वास को जन्म दिया, जिसकी परिणति उग्र राष्ट्रवाद के रूप में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम उग्र राष्ट्रीयता की विचारधारा के विषय में बात करें तो हमारे समक्ष जो जानकारी आती है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को जब भी हम देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभ से ही विद्यमान रही थी तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, बंगाल में राज नारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त ने इस संदर्भ में अपने भावनाओं को प्रकट किया था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय ने उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के संदर्भ में भारतीयों को अवगत करा दिया था। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इस समय भारत में ऐसे नेता उपस्थित थे जिनके पास राजनैतिक आंदोलनों के मार्गदर्शन का तथा राजनैतिक संघर्षों के नेतृत्व का लंबा अनुभव रहा था और उन्होंने अपने इस अनुभव से भारतीयों को उग्र राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर उनका नेतृत्व किया था। यहाँ पे यदि हम उग्रवाद के जो उदय के कारण रहे थे, यदि उसके विषय में बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के अधीन किया गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण के तौर पर उग्रवाद के उदय के लिए उभर के हमारे समक्ष आता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन ने भारतीयों के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गहन असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी थी। यहाँ पर हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन से इसके लिए प्रार्थना और प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया था, जिससे कांग्रेस के युवा नेताओं में उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली और नीतियों के प्रति गहन असंतोष व्याप्त हो गया था और इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया उस समय जताई गई थी, यह भी उग्रवाद के उदय का कारण बना। ब्रिटिश शासन में जहां भारतीय जीवन, चिंतन और राजनीति में पश्चिम का प्रभाव बढ़ रहा था, वहीं भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा था, जिसके कारण बंकिम चंद्र, विवेकानंद और स्वामी दयानंद ने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रति भारतीयों में एक नई आस्था और आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया। इन लोगों ने यह स्पष्ट किया कि भारत भारतीयों के लिए है और इससे भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद के तरफ झुकाव उत्पन्न हुआ था।
अब आगे यहाँ पे यदि अन्य और जो कारण रहे थे उग्रवाद के उदय के, यदि उनकी चर्चा की जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस का युवा वर्ग कांग्रेस के 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं था। इनका विश्वास था कि याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद की नीति से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसी का सम्मेलन और कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बतलाया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर कहा था और इस प्रकार कांग्रेस की प्रारंभिक असफलता ने युवा वर्ग को उग्र राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत की जो उस समय खराब आर्थिक स्थिति रही थी, यह भी उग्रवाद के उदय का कारण बना। 19वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ चुकी थी। 1896 से 97 और 1899 से 1900 के भीषण अकाल और महाराष्ट्र की प्लेग से लाखों लोग मृत्युग्रस्त हो गए थे। सरकारी सहायता सिर्फ नाम मात्र की उपलब्धि थी। भारत की इस बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति ने उग्रवाद के उदय में विशेष योगदान दिया था। जैसा कि मैंने पहले अभी चर्चा भी किया था कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा बंगाल विभाजन का प्रयास किया गया था। उन्हीं की जितनी भी नीतियां रही थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है उस समय भारत के लोगों में जागृति आई थी और यह भी उग्रवाद के उदय का कारण बना था। भारत में कर्जन के 7 वर्षों के शासन को शिष्टमंडल भूलों तथा आयोगों के लिए जाना जाता है। भारतीयों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी हो गया था। कर्जन वास्तव में भारत को एक राष्ट्र नहीं मानता था। उसके अधिनियम को अगर हम देखें तो एक बात हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियमों में जातीय श्रेष्ठता की भावना झलकती थी। वह भारतीय चरित्र को जरा भी महत्व नहीं देता था, भारतीयों को झूठा और मक्कार मानता था। कर्जन के इस व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1892 का जो अधिनियम था यह भी उग्रवाद के उदय का कारण बना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा काउंसिल अधिनियम पारित किया गया, किंतु इस अधिनियम से भारतीयों को ना तो विशेष अधिकार मिला और ना ही जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक भारतीय नेता विवश होकर उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे। लाला लाजपत राय ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। उग्रवाद के उदय के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसमें भारत के लोगों का जो आर्थिक शोषण हो रहा था यह भी उग्रवाद के उदय का कारण बना था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों की स्थिति अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा दुर्बल कर दी थी तथा भारत का विकास कच्चे माल के एक मंडी के रूप में कर दिया था, जहां से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहां बनी वस्तुओं को पुनः भारत में विक्रय इसका किया जाता था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों का काफी आर्थिक शोषण हो रहा था। 1893 में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता को प्रतिपादित किया था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना कर कर्म योग पर प्रकाश डाला था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने वेदों की महत्ता को प्रमाणित किया था। विपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट तथा अरविंद घोष ने भी हिंदू धर्म और दर्शन की संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति से श्रेष्ठ बताया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास तथा वंदे मातरम गीत की रचना कर भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया था। इस प्रकार हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने उग्रवादी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उग्रवाद के उदय के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां भी उग्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी रही थी। उग्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्जिन की निरंकुश नीतियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी निरंकुश नीतियों के कारण भारतीयों में उग्रवाद आंदोलन के प्रति एक नई आस्था उत्पन्न हुई थी। उग्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस में बढ़ता असंतोष भी
एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। 1906 में हम यह देखते हैं कि गरम दल के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के सभापति पद को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किंतु नरम दल ने दादा भाई नौरोजी को सभापति बना दिया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर असंतोष काफी बढ़ गया था। इसी तरह नरम दल के नेता राज बिहारी बोस के सभापति पद के लिए खड़े होने पर लाला लाजपत राय को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया गया था। यद्यपि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, परंतु कांग्रेस के अंदर उदार दल और गरम दल के रूप में नेताओं के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसकी परिणति यह हुई कि सूरत में उसी वर्ष कांग्रेस का विभाजन हो गया और उग्रवादी आंदोलन को एक राजनीतिक आधार प्राप्त हो गया था तथा तिलक और उसके साथी कांग्रेस से अलग कर दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, यह भी उग्रवाद के उत्पन्न होने का या उसके उदय के लिए उत्तरदायी रहा था। उग्र राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारण उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार भी रहा है, जिसके कारण भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने की भावना प्रबल हो उठी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि में कई कारण विद्यमान रहे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उग्र राष्ट्रवाद के क्या उद्देश्य रहे थे और उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा किन तरीकों को अपनाया गया था, उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे, इस पर चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।